और अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाई, उसमें किस तरीके के ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सबसे नए और कम लागत वाले ड्रोन लूकस, जिसके नाम में ही लो कॉस्ट है, यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम का इस्तेमाल किया। लूकस ड्रोन ने ईरान के डिफेंस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अपनी महंगी मिसाइलों के साथ इन सस्ते और सटीक ऑटोनोमस ड्रोन्स को जंग के मैदान में उतारा। लूकस एक वन वे अटैक ड्रोन है, जिसका मतलब यह है कि एक आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करता है, लक्ष्य से टकराकर खुद को तबाह कर लेता है, वापस नहीं आता। कम कीमत होने की वजह से अमेरिकी सेना इसे सैकड़ों की तादाद में एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर भेज सकती है। अब इस युद्ध में दो ड्रोन्स की चर्चा है। पहला जो लूकस ड्रोन है, दूसरा ईरान का शाहिद 136। दोनों का मोटिव एक है, लेकिन तकनीक और रणनीति अलग है। समझिए कि लूकस क्यों है खास और ईरान के शाहिद 136 से कैसे अलग है। दरअसल दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन क्षमता, तकनीक और रणनीति में बड़ा अंतर है। सबसे पहले आकार की बात कर लेते हैं। लूकस की लंबाई करीब 3 मीटर है, शाहिद 136 उससे थोड़ा बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर तक पहुंचती है। विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव शाहिद 136 में ज्यादा है, करीब 2.5 मीटर, जबकि लूकस का विंग स्पैन 2 मीटर से थोड़ा सा अधिक है। अब गति पर आते हैं। लूकस की क्रूज स्पीड लगभग 74 नॉट्स बताई जाती है, जबकि शाहिद 136 ज्यादा तेज उड़ता है, करीब 100 नॉट्स की रफ्तार हासिल कर सकता है। यानी स्पीड के मामले में शाहिद 136 आगे दिखाई देता है। पेलोड यानी विस्फोटक कितने वजन का कितना ले जाने की क्षमता है, उसमें दोनों के बीच हम आपको दिखाते हैं फर्क। लूकस करीब 40 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है, शाहिद 136 लगभग 88 पाउंड वॉरहेड के साथ ज्यादा ताकतवर हमला करने में सक्षम माना जाता है। लागत की बात करते हैं तो लूकस की अनुमानित कीमत करीब $35,000 बताई जाती है। शाहिद 136 की लागत 20,000 से 30,000 के बीच मानी जाती है, यानी दोनों ही कम लागत वाले युद्धक ड्रोन की श्रेणी में आते हैं। ऑपरेशनल रेंज यानी मारक दूरी पर नजर डालें तो लूकस करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। शाहिद 136 की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जाती है, जो लंबी दूरी के हमलों के लिए इसे प्रभावी बनाती है। यानी आसान शब्दों में समझें तो लूकस ज्यादा आधुनिक और संतुलित कॉम्बैट ड्रोन माना जाता है। शाहिद 136 लंबी दूरी और भारी पेलोड के साथ बड़े पैमाने पर हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। डे 1 में वॉर रूम में हमने ये एनालाइज किया था कि मिसाइल की शक्ति जो ईरान की है और क्यों बड़े बड़े देश भी घबरा जाते हैं इस चीज से। पर डे 2 में जिस तरीके से ड्रोन्स सामने आए, हालांकि इजराइल ने भी अपने आक्रमण में ड्रोन्स की जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने लो कॉस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव इस समय है। एवीएम श्रीवास्तव, ये समझाइए कि वो लूकास ड्रोन्स की बात हो या फिर ईरान के अलग अलग ड्रोन्स की बात हो, कामिकाजी ड्रोन्स जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं आज के कॉन्फ्लिक्ट में, कितना ताकतवर या नहीं आप ईरान को कहेंगे जहां तक ड्रोन वॉरफेयर का सवाल है? देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अपने आप में वॉर की इकोनॉमी को कंटेन और कंट्रोल करने के लिए किया गया। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के पास मिसाइल पावर है और ड्रोन पावर उसकी कोरोलरी है, जो उसने रशिया को भी दिया था ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो ड्रोन पावर है, एस्टैब्लिश्ड पावर है, क्योंकि इसमें मैन पावर का लॉस नहीं होता है। और ये बहुत सारे ड्रोन, छोटे ड्रोन होते हैं, फिर हम जिनको बोलते हैं मेल होते हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स होते हैं, और फिर हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते हैं। लेकिन जिन ड्रोन्स की बात हम कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, वह कामाकाजी ड्रोन्स जो हैं, जो शायद 1 और 2 के नाम से जाने जाते हैं, वो बड़े प्रमुख हैं। तो इनके पास ये ड्रोन्स हैं और प्रचुर मात्रा में हैं। 80,000 की एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है ईरान के पास, और इनकी कैपेसिटी भी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है टू मेक 1000 to 2000 पर मंथ इन केस ऑफ सर्ज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, ये पूरा अनुमान है कि जिस तरह से एयर स्पेस में डोमिनेंस है इजराइल का, यूएस का, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़रूर डेसिमेट कर दी गई होगी, और जहाँ पे स्टॉक्स हैं उनको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई होगी। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट एवरीथिंग।
और ड्रोन का इम्पैक्ट ये पड़ता है जो आप देख रहे हैं कि एक और इसका एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल आया जिसमें स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं। अब उसमें स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं, यहां से इंगेज हो रहा है जो एंटी ड्रोन सिस्टम है आपका, उसको खत्म करने के लिए। उसमें एक ड्रोन में बड़ा विस्फोट हमें दिखता है, बाकी कुछ अलग अलग पैमाने के, यानी हम समझे उसमें कि कुछ ड्रोन्स ऐसे जो ऐसा पेलोड ले जा रहे हैं जो बहुत विध्वंसक है, कुछ ड्रोन्स ऐसे जो उतना नहीं भी ले जा रहे हैं। तो आप एनिमी के लिए भी कॉस्ट कितना बढ़ाते हैं उसमें? आप बहुत बढ़ा सकते हैं, एनिमी के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ा सकते हैं, और जो पूरी तरह से संगठित नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से, जो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जहां अटैक किया आता है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है। जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, एक स्वॉर्म ऑफ 300 to 400 ड्रोन्स हमारे पर लॉन्च किया गया, हम उसको इंगेज कर सके, उसकी प्रणाली अलग है। उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि ऑफ सॉफ्ट किल की एबिलिटी आपके पास हो, हार्ड किल की एबिलिटी आपके पास हो, और आपका जो लो कॉस्ट वेपन सिस्टम है वो किसी ब्रेन के साथ इंटीग्रेटेड हो, जो हमारे केस में IACCS था और आकाश तीर था। ऐसा वहाँ पर कोई प्रबंध या प्रणाली नहीं है, इसलिए जब उनका एंगेजमेंट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। और ड्रोन आपने जो बोला, एक बहुत अच्छी भी चीज़ बोली, कुछ में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जब आपने एंगेज किया, और कुछ में बहुत छोटा सा, जो इसका साइज के हिसाब से पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। इट कैन गो अप टू 200 kg और इट कैन बी एज लिटिल एज 0.5 kg और 1 kg, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो जो छोटे ड्रोन होते हैं वो एक तरह से अफरा तफरी मचाने के काम में आते हैं, और जो बड़े ड्रोन होते हैं वो किसी टारगेट पर जाते हैं, क्योंकि उसमें उतनी कॉस्ट उधर से भी लगती है। तो बड़े ड्रोन्स को इंगेज किया जाता है जो आपकी मिसाइल्स होती हैं, अगर वो किसी क्रिटिकल टारगेट पर जा रहे हैं, और छोटे ड्रोन्स को आप या तो स्पूफ करते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किल करने की कोशिश करते हैं, या आप उसके लिए एक नेटिंग का भी अरेंजमेंट होता है। लेकिन इस वॉर में मैंने ऐसा कुछ होते नहीं देखा है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके पास ये संसाधन नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। अब एयर पावर की बात आती है तो बिल्कुल कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है कि इजराइल का एयर पावर, अमेरिका का एयर पावर और ईरान का, क्योंकि ईरान का ऑलमोस्ट है ही नहीं। लेकिन अगर हम ड्रोन के पावर की बात करें तो क्या इजराइल और ईरान की तुलना संभव है? उसमें इसलिए संभव नहीं है कि अगर आपके पास ड्रोन की पावर है तो आपको ड्रोन डिटर करने की भी पावर होनी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री पावर है। आपके पास सिर्फ ड्रोन्स हैं और आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपके ड्रोन जहां भी स्टॉक्ड हैं, जैसे हम लोगों ने किया था, हमने अटैक करके उनके ड्रोन जहां रखे थे उसको मार दिया था, विंगलू रखे थे। तो उसी तरह से वो जब आपका पूरा डोमिनेंस होता है तो आपके पास सिर्फ ड्रोन होने से आप कंडक्ट ऑफ वॉर नहीं कर सकते और सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कंडक्ट ऑफ वॉर हो रहा है यूएस इजराइल की तरफ से, और जिस तरीके से अफरा तफरी में ईरान रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो एंगर का एक्सप्रेशन है, बट वो एक तरीके से मिलिटरली प्लान पूरा आपको नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव तो है, तो इसलिए हमें हमेशा कहते थे कुछ हफ्तों तक ये सस्टेन कर सकते हैं अगर इनके स्ट्रक्चर्स बचे रहें। लेकिन सस्टेन करने के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा श्वेता, आपके सामने, कि इनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर बना है IRGC का, या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें ऑटोनमस होने की भी पूरी छूट है। इन केस आपको सेंट्रल कमांड से कोई ऑर्डर्स नहीं आ पाते हैं तो लोकल कमांडर्स टेक ओवर करके जो उनके डेजिग्नेटेड टारगेट्स हैं उस पर अटैक करते रह सकते हैं जब तक उनके पास संसाधन हैं। तो ये संकेत दे रहा है कि लड़ाई लंबी हो सकती है। लड़ाई लंबी, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मैंने एनालाइज हम कर सके हैं, उससे लगता है कि एक हफ्ते से ज्यादा चलना इसका बहुत मुश्किल होगा। डे 2 की लड़ाई के हिसाब से आप किसको किस स्थिति में देख रहे हैं इस समय? डे 2 की लड़ाई से इसमें ये नेचुरली यूएस और इजराइल का प्रभुत्व है टोटल एंड कंप्लीट, और इसमें जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, किसी भी आपने ऐसे टारगेट को हिट होते देखा है जिससे इंपैक्ट पड़े वॉर के कंडक्ट में? नहीं। आपने एक तरीका टेररिस्ट काइंड ऑफ अटैक होते देखा है कि सिविलियन पॉपुलेशन में, होटल्स के पास में, स्कूल्स में, सड़कों पे, लेकिन उनका क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कोई इफेक्टिव उसका आउटकम नहीं आ रहा है फ्रॉम ईरान पर्सपेक्टिव। तो इसी को देख करके हमें ऐसा लगता है कि इनके पास न तो आंखें बची हैं, जिसे रकी हम बोलते हैं, और ना उस आंखों को देख करके कोई इंटेलिजेंस गैदर हो रहा है। विदाउट इंटेलिजेंस श्वेता, आजकल के वॉरफेयर में अगर आपके पास टारगेटिंग इंटेलिजेंस नहीं है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते।
सर बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे आकलन के लिए। थैंक यू।